हेलो एवरीवन। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक पोलर मिक्सचर से मुख्तलिफ चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करते हैं। ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक पोलर मिक्सचर से मुख्तलिफ चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को एक दूसरे से अलग करें, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और कौन से ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक मिक्सचर से मुख्तलिफ चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जो है वो अलग कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए। अब आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं। जिस तरह अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इज़ द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि क्रोमोसोम एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन क्रोमोसोम में हिस्टोन होती है और जबकि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है क्रोमोसोम में। अब डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि डीएनए में जो है वो फास्फोरस ग्रुप होता है। और जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आप देखें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो हमारे पास क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम क्रोमोसोम से डीएनए को लेना चाह रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को जो है वो क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या होता है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में आपके पास एक तरफ कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ आपके पास एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा ये जो एनोड और कैथोड जो होते हैं ये दोनों तरफ से जो है वो सोर्स पावर सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किए होते हैं। और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है इसमें आपको कुछ यहाँ पे ये चैम्बर बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस चैम्बर के अंदर जो है वो हम अपने सैंपल को जो है वो लोड करते हैं। ठीक है, जिस सैंपल या जिस मिक्सचर से हमने कलर और चार्ज पार्टिकल या चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करना है उसको हम इन चैम्बर में रखते हैं और इन चैम्बर को हम नाम देते हैं वेल्स। अब क्या होता है कि जब हम इन वेल्स के अंदर अपने किसी भी सैंपल को लोड कर लेते हैं तो उसके बाद हम पावर सोर्स के ज़रिए एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे सैंपल में जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे वो इस एनोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे और जबकि इसमें जो सिंपल में जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पे इस कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैथोड की तरफ जो है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं और जबकि नेगेटिव चार्ज को मैंने जो है वो यहाँ पे एनोड की तरफ जो है वो ड्रा किया हुआ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ जो है वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरे नंबर पर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जितनी अमाउंट चार्ज की ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट होगी और जितनी अमाउंट की चार्ज कम होगी इतनी मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी जो है वो क्या होगी, स्लो होगी। और जबकि अगर मॉलिक्यूल का साइज़ जितना स्मॉल होगा वो इतनी तेज़ी से मूव करेगा और अगर मॉलिक्यूल का साइज़ होगा वो जितना ज़्यादा लार्ज होगा वो इतनी जो है वो स्लो रेट से जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। जिस तरह आप देखें कि यहाँ पे ये डीएनए के आपको कुछ फ्रैगमेंट नज़र आते हैं। फ्रैगमेंट आप देखें ये लॉन्गर फ्रैगमेंट है डीएनए के ये वाले। ठीक है, ये स्लोली मूव करेंगे और जबकि ये डीएनए के जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हैं ये वाले, और ये जो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हैं ये बड़ी तेज़ी से जो है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट हम इसी लेक्चर में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास
नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फोटो का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए और मेट्री का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एक ख़ास मॉलिक्यूल की लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत और लाइट को रिफ्लेक्ट करने की या लाइट को ट्रांसमिट करने की सलाहियत को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर लाइट। कि हम जब एक मिक्सचर से या जब एक सॉल्यूशन से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो जो मिक्सचर होगा वो कुछ ख़ास किस्म की लाइट को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर कुछ लाइट को वो ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत, लाइट को ट्रांसमिट करने की सलाहियत और लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होती है एक मिक्सचर की या सॉल्यूशन की, उसको जब हम मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब जिस तरह आपके सामने ये एक डायग्राम है, डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, या सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की आपने लाइट एब्जॉर्प्शन और लाइट ट्रांसमिशन को जो है वो क्या करना है, चेक करना है। तो क्या करना होगा आपने कि आपने जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को इससे पास करवाना होगा और वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास करवाने के बाद आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन ने कितनी परसेंटेज में लाइट को एब्जॉर्ब किया है और कितनी परसेंटेज में इसने लाइट को जो है वो क्या कर किया है, रिफ्लेक्ट किया है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो पेयर वाटर होता है उसकी जो लाइट ट्रांसमिशन होती है वो 100% होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पेयर वाटर है उसमें किसी किस्म के कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं होते जो लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करें। तो पेयर वाटर जो है उसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास जो वो 100% होती है। लेकिन जब आप पेयर वाटर में मज़ीद सॉल्यूट को ऐड करते जाते हैं तो उस पेयर वाटर की जो ट्रांसमिशन है लाइट की वो कम होती जाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अब वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की लाइट एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को मेजर करने के लिए, उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब जिस तरह आप देखें क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल हमारे पास ये एक ग्रीन पिगमेंट है और ये जो क्लोरोफिल है ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो रेड एंड ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट को जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। रेड जो पोर्शन है लाइट का उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है जो कि 7 नैनोमीटर है और जबकि ब्लू पोर्शन जो है लाइट का उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है और जो कि 450 नैनोमीटर है और ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हमें रेड और ब्लू लाइट मैक्सिमम क्लोरोफिल क्यों एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन लाइट को क्यों रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें कैसे पता चला है? जब हमने क्लोरोफिल की लाइट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन को जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर स्टडी किया तब हमें पता चला कि क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, किसको वो ट्रांसमिट करता है, किसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब ये आपके पास जो वो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपरेटिस के डिफरेंट पार्ट आपके सामने जो है वो शो किए जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये आपके पास जो है वो एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स के आगे ये आपके पास जो है वो लेंस होता है जिसको आप कालूमेटर का नाम भी देते हैं। फिर आपके पास आगे प्रिज्म होता है, फिर आगे आपके पास वेवलेंथ डिटेक्टर होता है, फिर यहाँ पे आपने सैंपल रखना होता है और फिर आगे यहाँ पे ये मीटर होता है जहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन या फिर रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ये दे रहा होता है। अब कैसे आपने किसी भी सॉल्यूशन की लाइट एब्जॉर्प्शन को, लाइट ट्रांसमिशन को या लाइट रिफ्लेक्शन को मालूम करना है, तो यहाँ पे हम जो सैंपल दे रहे हैं वो हमारे पास क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पे इस सैंपल में आप देखें ये ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी को रिफ्लेक्ट करेगा और कौन सी को वो आगे पास करेगा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लाइट सोर्स से जो है वो क्या करेंगे,
लाइट को आगे जो है वो लेंस के ऊपर जो है वो फॉल करवाएंगे। लेंस जो होगा ये कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज करके आगे प्रिज्म के ऊपर जो है वो फॉल करवा रहा है। प्रिज्म से जब ये लाइट आगे पास होगी तो ये लाइट जो है वो स्प्लिट होगी इनटू 7 कलर के अंदर, और ये जो 7 कलर है ये आपके पास जो है वो क्या है, विजिबल लाइट है। ठीक है, और ये जो विजिबल जो लाइट है इसको आगे जो है वो ये वेवलेंथ सिलेक्टर होता है, ये उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है वो क्या करेगा, सिलेक्ट करके आगे जो है वो यहाँ पे सैंपल के ऊपर जो है वो क्या करेगा, फॉल करवाएगा। ठीक है, और ये जो सैंपल होगा ये कुछ यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को ये ट्रांसमिट कर देगा और कुछ को जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और आगे डिटेक्टर होगा जो इस वेवलेंथ ऑफ लाइट की एब्जॉर्प्शन को, ट्रांसमिशन को और रिफ्लेक्शन को जो है वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा या डिटेक्ट करेगा। और ये आगे जाके फिर जो है वो मीटर के ऊपर बताएगा कि इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने कौन सी विजिबल लाइट के कौन से पोर्शन को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, कौन से को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है और कौन से को जो है वो उसने जो है वो ट्रांसमिट किया है। तो आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो क्लोरोफिल की हैं ये आपके पास जो है वो मीटर के ऊपर आ जाएंगी, और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी मिक्सचर का या किसी भी सोल्यूशन का कि वो लाइट को कितने परसेंटेज में एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी परसेंटेज में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, या कितनी परसेंटेज में वो लाइट को जो है वो आगे पास होने देता है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक जिसमें आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को डिस्कस किया है।